तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए हमारे देश के पश्चिमी एरिया में आता है पाकिस्तान और भारत के बीच में कई बार यहाँ पर हमें युद्ध देखने को मिला है, जिसमें हमेशा से इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। और यहाँ पर तो एक किस्सा तो ऐसा भी था कि जब बांग्लादेश के लिबरेशन का वॉर चल रहा था तो 90,000 के आसपास जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया था। और यहाँ पर वो जो घटना हुई वो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी सरेंडर की घटना थी। 90,000 सैनिक तो बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी एक देश के पास जो है ना टोटल आर्मी के पर्सनल भी इतने नहीं होते जितने यहाँ पर उन्होंने सरेंडर कर दिए थे। तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी कि भाई एक साथ इतने सारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। तो भाई इस तरह से चीज़ें जो है ना चली थी उस समय, और यहाँ पर पाकिस्तान की जो हार हो गई थी और यहाँ पर जो बांग्लादेश था वो आज़ाद एक देश बन गया था, जो अभी भी आज़ादी है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है उन्होंने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था। शुरुआत में यहाँ पर जो है ना जब इंडिया गुटनिरपेक्ष के देशों में शामिल था, यानी कि ना ही वो सोवियत संघ के साथ में रहेगा और ना ही यहाँ पर वो अमेरिका के साथ में रहेगा, तो ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ रहने का फैसला किया। तो अमेरिका से उसको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता था, बहुत ज़्यादा हथियार मिलते थे। लेकिन जब यहाँ पर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत कम महसूस हुई तो तब यहाँ पर अमेरिका ने उसको मदद देना भी कम कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर यह हुआ कि पाकिस्तान के जो संबंध है वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होने लगे। चाइना के साथ जो है ना उसके ऐसे संबंध हो गए कि ऑल वेदर एलाई नाम से इनको बोला जाता है कि चाइना पाकिस्तान भाई भाई। तो इस तरह से चीज़ें चलती है और बहुत ज़्यादा पैसा चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा है CPEC कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मामले में, कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में रेलवे लाइन बनाएंगे, नए हाईवे बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे। ग्वादर का एयरपोर्ट अभी बना था, इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया लेकिन यहाँ पर फ़्लाइट उतर ही नहीं रही है। इसके अलावा ग्वादर का जो बंदरगाह है उसमें भी यहाँ पर पैसा लगाया है चाइना ने। तो यहाँ पर CPEC में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि चाइना जो है वो डेट ट्रैप में फंसा लेता है, जैसे कि श्रीलंका को फंसा लिया। श्रीलंका को पैसा दिया, श्रीलंका चुका नहीं पाया और उसके बाद यहाँ पर उसका जो हम्बनटोटा बंदरगाह था उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर वो चाइना करता है और पाकिस्तान के साथ भी ठीक ऐसे ही होने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर बढ़ा रहा है। अभी हमने रिसेंटली ये भी सुना था कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फाइटर जेट चाइना से मिलने वाले हैं, जिसकी संख्या लगभग यहाँ पर 36 हो जाती है। और इससे यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो फोर्स के मामले में इंडिया से एक अपर हैंड रखने वाला है, यानी कि इंडिया के पास 5 जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास आ जाएगा, चाइना उसको देगा। लेकिन अभी रिसेंटली हैंगऑर क्लास की एक सबमरीन पाकिस्तान को चाइना ने दे दी है, जिसमें से यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस सबमरीन मानी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और इससे जो पाकिस्तान की जो नेवी है उसको नई स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास पैसा है? सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए सबमरीन का जो इस्तेमाल है ना वो यहाँ पर नेवी करती है। अब देखिए पानी के अंदर रहती है तो क्या होता है कि उसको यहाँ पर पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखिए कोई सा एक जहाज़ होता है, फायर वाला जहाज़ होता है, एक युद्धपोत होता है, तो वो पानी के ऊपर रहता है लेकिन उसके ऊपर मिसाइलें बहुत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो आसानी से वो डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन उसको अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके ऊपर मिसाइलें बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो कोई भी यहाँ पर जो है ना थ्रेट आता है तो उसको यहाँ पर हवा में ही ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये जो युद्धपोत होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन जो सबमरीन्स होती हैं यानी कि पनडुब्बियाँ, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सबमरीन कहाँ पर है कहाँ नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर होती है तो वहाँ पर रडार इतने अच्छे तरीके से काम करता नहीं है। उसके लिए स्पेशल तकनीक की आवश्यकता होती है, लेकिन वो अभी तक इतनी कोई ख़ास डेवलप हो नहीं पाई है। तो यहाँ पर जो सबमरीन्स है उसके बारे में यहाँ पर आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो देश होते हैं ना वो सबमरीन को यहाँ पर एक्वायर करते हैं, लेकिन उसको बनाना होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा खर्चीला मामला होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर किसी देश के पास एयरक्राफ्ट ज़्यादा होंगे और यहाँ पर युद्धपोत ज़्यादा होंगे, लेकिन उस देश के पास सबमरीन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि वो यहाँ पर पैसा बहुत मांगती है। उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सबमरीन होती है वो यहाँ पर एक फ़ाइटर जेट से भी ज़्यादा महंगी होती है। तो सबमरीन से जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। एक तो यहाँ पर यह है कि उसके अंदर मिसाइल्स होती है, साइलोज बने हुए होते हैं सबमरीन के ऊपर, ताकि यहाँ पर जो है ना उससे
हवा में मिसाइल छोड़ी जा सके। जब सतह पर आएगी सबमरीन तो उसके साइल वो खुल जाएंगे और उससे क्या होगा कि उससे जो है ना एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और बहुत सारी दूसरी जो मिसाइल्स है वो यहाँ पर छोड़ी जा सकती है। वो उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है। लेकिन उसके अंदर होता है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो जो होता है वो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल होती है जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ दूसरी सबमरीन को भी हिट कर सकती है और जो युद्धपोत होते हैं उसको भी यहाँ पर हिट कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सबमरीन। एक तो यहाँ पर उसकी खास बात ये होती है कि वो पानी के अंदर रहती है जिससे कोई भी यहाँ पर जो है ना जल्दी से उसको पकड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर वो छुपके से अटैक करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो उससे यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर साथ ही उसके अंदर अटैक की कैपेबिलिटीज़ भी होती है जिससे यहाँ पर वो दूसरे दुश्मन के जो है ना जो पोजीशंस है उसको यहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान पहुँचा सकती है। तो सबमरीन्स का काम यहाँ पर ये हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के संबंध तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा खतरनाक वाले हैं। कभी भी यहाँ पर जो है ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या मिसकैलकुलेशन हो जाए तो यहाँ पर युद्ध भी हो सकता है। जैसे कि पिछले साल नहीं, दो तीन साल हो गए हैं कि एक ब्रह्मोस जो है ना वो इंडिया से मिसफायर हो गई थी और पाकिस्तान के एक घर में गिर गई थी। गनीमत तो यहाँ पर यह थी कि उस घर में कोई नहीं था जिससे यहाँ पर नुकसान नहीं हो पाया है। और अगर यहाँ पर कुछ मिसकैलकुलेशन हो जाती तो तब यहाँ पर दोनों देशों के बीच में युद्ध भी भड़क सकता था। तो यहाँ पर एक मिसाइल जाकर पाकिस्तान में गिरी थी तो इससे यहाँ पर युद्ध भी होने की संभावना थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों देशों के नेताओं की समझदारी के कारण यहाँ पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन संभावना तो बनी हुई है ना। ऐसी मिसकैलकुलेशन जो है ना फ्यूचर में भी हो सकती है, पास्ट में भी हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देशों के जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसमें यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर देखा जाए तो सैनिकों के मामले में भी इंडिया यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान से ऊपर रहेगा। 14 लाख के आसपास की जो है ना रेगुलर सेना है इंडिया की, जबकि पाकिस्तान की देखें तो यहाँ पर मुश्किल से 5 या 6 लाख की हो जाती है। लेकिन उसकी जनसंख्या भी कम है। और उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज़ है ऑर्डिनेंस की और हथियारों के मामले में भारत हमेशा से पाकिस्तान से आगे रहा है। लेकिन भारत की जो सीमाएं हैं वो भी यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा रही है। तो हमारी जो सेना है वो जो है ना थोड़ा सा लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पे भी जो है ना तैनात रहती है, जिससे यहाँ पर जो है ना किसी एक बॉर्डर पर कुछ हो जाता है तो यहाँ पर मौके आने पर सभी जो है ना वहाँ पर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ा रहा है। जैसे कि 5th जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास जो सबसे ज़्यादा जो एडवांस फाइटर जेट है वो है यहाँ पर रफ़ाल फाइटर जेट, जिसको हमने फ्रांस से ख़रीदा था। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है, 4.5 जनरेशन का है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास आने वाला है 5th जनरेशन का फाइटर जेट। और इसी के साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक डील साइन हुई थी 2018 में, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान ने 8 सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दिया था, जिसमें से यहाँ पर 4 सबमरीन बनेगी चाइना में और बाकी की जो 4 सबमरीन बनेगी वो यहाँ पर पाकिस्तान में बनेगी। और साथ ही टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान के पास जब इसकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो तब यहाँ पर वो जितनी मर्जी उतनी यहाँ पर सबमरीन बना सकता है। तो इससे यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ और चाइना को भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ और उसने अपने दोस्त की मदद भी कर दी। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को आर्म करने में सबसे ज़्यादा जो पीछे हाथ है वो है यहाँ पर चाइना का, क्योंकि वेस्टर्न देशों से तो पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं। बहुत सारे जो डुअल यूज़ के जो चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर पाकिस्तान को देने से ही बैन लगा रखा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही देश बचता है जिसके पास यहाँ पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, और वो है यहाँ पर चाइना। चाइना तो यहाँ पर उसका ऑल वेदर एलाई है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर रखी है और इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की टोटल जो आर्म्स की ज़रूरत होती है, जितने भी यहाँ पर हथियारों की ज़रूरत है, उसमें से 81% जो हथियार आते हैं वो चाइना से आते हैं। और चाइना के लिए भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जितना भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है हथियार, उसमें से 60% जो है ना अकेले पाकिस्तान को ही करता है। बाकी के जो 37% है, 40% है, वो यहाँ पर दुनिया के सभी देश आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो पोर्शन आ जाता है वो किसका आता है? पाकिस्तान यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदता है चाइना से खरीदता है। चाइना भी अपने सबसे ज़्यादा जो हथियार बेचता है वो पाकिस्तान को भी बेचता है। जो पिछले साल बेचे थे ना वो 5.23 बिलियन US डॉलर के हथियार जो थे वो चाइना ने पाकिस्तान को बेचे थे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होती है हथियारों के मामले में। और दोनों ही देशों में इतना ज़्यादा कोऑपरेशन है कि जो पाकिस्तान का जो फ्लैगशिप फाइटर एयरक्राफ्ट है ना JF-17, उसको यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों ने यहाँ पर मिलकर बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ऐसी कैपेबिलिटी थी नहीं कि वो खुद से यहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट बना सके। तो उन्होंने यहाँ पर मदद मांगी कि बोला कि यार हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी देख लो यार, थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेशन कर लो, थोड़ा सा सस्ता वाला जो है ना एयरक्राफ्ट बना के दे दो,
तो यहाँ पर चाइना ने क्या कि भाई यार ठीक है यार, हमें भी काम मिल जाएगा थोड़ा, और हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा है, सस्ती भी पड़ती है लेबर, तो हम चलो ठीक है हम कोऑपरेशन करते हैं। तो साथ में यहाँ पर मिलके दोनों ने कोऑपरेशन की और बना दिया JF-17। तो यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सहयोग है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये आता है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऐसी हालत में तो है ही नहीं कि बड़े से बड़े यहाँ पर जो है ना मिलिट्री इक्विपमेंट वो खरीदे, जैसे कि सबमरीन बहुत ज़्यादा महंगी आती है, फाइटर जेट से भी ज़्यादा महंगी सबमरीन आती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो युद्धपोत होता है उससे भी ज़्यादा महंगी एक सबमरीन होती है। तो सबमरीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी मानी जाती है, और उसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान पैसा कहाँ से लाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है। और इस सवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ पर तो यही है कि पाकिस्तान जो अभी इस समय जो है ना चल रहा है ना, वो लोन की बदौलत ही चल रहा है, वरना तो अगर लोन ना हो पाकिस्तान बर्बाद यहाँ पर। तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल अगर देखा जाए तो 130 बिलियन US डॉलर के आसपास जो है ना लोन है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो क्या इतनी है, बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो सारा पैसा जाता है ना उसमें से जो है ना काफ़ी ज़्यादा तो लोन की जो रीपेमेंट है उसी में ही चला जाता है, और उसके लिए उसको दोबारा से फिर से लोन लेना पड़ता है। IMF से बातचीत चल रही है उसकी कि भाई हमें लोन दे दो, कभी किसी देश में जाता है पाकिस्तान, कभी किसी देश में, कभी चाइना के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, तो कभी UAE के सामने। तो इस तरह से यहाँ पर उनके जो प्रधानमंत्री उनका यहाँ पर लगातार दौरा चलता ही रहता है ये। लेकिन अगर उसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोन किसी से लिया है ना तो वो है यहाँ पर चाइना। चाइना यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा लेंडर है पाकिस्तान को। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड बैंक आता है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, फिर इसके बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया आता है, फिर यहाँ पर IMF आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पर उसकी जो ज़िंदगी चल रही है वो लोन की बदौलत ही चल रही है। और ये जो डील हुई है ना लगभग 5 बिलियन US डॉलर की, जिसमें 8 हैंगऑर क्लास की जो सबमरीन मिलेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट हैंगऑर क्लास की सबमरीन, तो उसके लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना ये जुगाड़ जो किया गया होगा वो यहाँ पर उधारी वाला ही किया होगा कि भाई ठीक है हम तुम्हें यहाँ पर बना के दे देंगे, तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए जो ना तुम्हें किस्तें देनी पड़ेगी। किस्तें जो होगी वो क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो भाई यहाँ पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, क्योंकि चाइना का जो लोन होता है ना वो ओपन नहीं होता है। वो चाइना का जो लोन देता है किसी भी देश को वो बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पर देता है। जैसे कि चाइना ने श्रीलंका को दिया था, किसी को नहीं पता था हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना के पास चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर गया वो, क्योंकि यहाँ पर उसके जो लोन के जो डॉक्यूमेंट थे उसमें साफ तौर पर यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि भाई श्रीलंका अगर जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाता है अपने लोन, तो भाई यहाँ पर उसको अपने जो है ना एसेट्स वो यहाँ पर चाइना को देने होंगे, तो उसने ले लिए। तो इसी तरह की जो चीज़ें है वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान अपने लोन पर डिफ़ॉल्ट कर गया तो चाइना कोई ना कोई सा जो है ना स्ट्रेटेजिक एसेट्स वो यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले लेगा, और ये जो है ना होना लाजमी है। देखने वाली बात होगी कब तक होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंतजाम है पाकिस्तान का वो तो पैसों के मामले में तो है नहीं, लेकिन उधारी के मामले में जो भी यहाँ पर हथियार आ रहे हैं पाकिस्तान के पास वो यहाँ पर उधारी में आ रहे थे, और ख़ास तौर से चाइना से उधारी में आ रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो कंगाल पाकिस्तान है